हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं सर। इस वक्त त्रिशा जो कि अकेले पड़ चुकी थी, हाँ वो अपने घर आ चुकी थी और साथ ही उसके साथ बहुत सारे शॉपिंग बैग्स भी ले आकर रखे गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग तो नीचे बैठ करके अपने कपड़े को एक दूसरे को दिखा दिखा करके खुश हो रहे थे और साथ ही गॉसिप कर रहे थे। मगर त्रिशा को तो खुद ही अकेलापन चाहिए था। वो सारे बैग्स को एक साइड में रखती और बस जा कर के चुपचाप बेड पर यूं ही पिलो लिए बैठ गई थी। न जाने क्यों उसे ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और इसी तरह से उसके 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं और उस लड़की को अंदाजा भी नहीं लगता। उसे खाने के लिए बुलाया तो गया था, लेकिन तभी तृषा जो कि जवाब में कहती है, मैं इनके साथ खा लूंगी और अभी भूख भी नहीं है ना। तो ये सुनकर आरोही जो कि खुश होते हुए उसके पास बैठते हुए कहती है, मानना पड़ेगा, सही लड़की मिल गई है विराज बाबू जी को। मानना पड़ेगा, अब विराट जी को तो सही लड़की मिल गई है। उनके आने का इंतजार कर रही हो? मैं तो कभी नहीं करती। मैं तो वैसे भी खा लेती हूँ, फिर जब वो आते हैं तो उनके साथ भी खा लेती हूँ। ऐसे होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? त्रिशाई बस अपने सर को हाँ मिला के जवाब दे दी थी। वहां से आरोही जी निकल चुकी थी। तभी मृदुल जो जाकर के आरोही के हाथ पकड़ते हुए कहती है, त्रिशु कैसी है? वो ठीक है ना अभी? ये सुनकर आरोही जो थोड़ा चौकन्ना होकर पूछती है। ये सुनकर आरोही जी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती हैं, हाँ उससे क्या होना है, वो तो ठीक है। क्या कोई बात है क्या? लेकिन मृदुल जो कि अब वो न जाने क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो इस वक्त अंदर की तरफ जाए और बस अपने चेहरे को ना मिलाकर आरोही जी के साथ ही नीचे चली जाती है। इसी तरह से लगभग अब रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की बात ही नहीं खत्म हो रही थी। आशीष और अविराज दोनों आज एक साथ ही आए थे और वही दानिश भी। वो उन लोग के पीछे पीछे आते हुए कहता है, मृदु। लेकिन जैसे अभी वो नाम लेता, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब सबके सामने इस तरह से अपनी बीवी को बुलाना दानिश को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। और तभी वह मृदुल का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चले हम दोनों कमरे में चलकर डिस्कस करते हैं। तभी मृदुल जो कि सबकी तरफ देखती और सारे लोग मृदुल की तरफ ही देख रहे थे। वहीं आशीष जो कि आरोही की तरफ इशारा करती अपनी आंखों से चलने का। विश्वराज जी कहते हैं, चलिए भाई, जब सब लोग जा ही रहे हैं तो हम भी चलते। अर्चना जी चले? अर्चना जी और वो भी अब जा चुके थे, लेकिन विश्वराज जी जाते जाते एक बार अविराज की तरफ देखते हैं, जिनकी नजर इस वक्त नीचे तो टिकी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अपने कमरे में थी। हाँ, शायद उन्हें पता तो था कि त्रिशा उनके अपने कमरे में ही होगी इस वक्त, और कहाँ हो सकती वो लड़की। उसे तो लोगों के साथ ज्यादा बैठना भी पसंद नहीं था। ये बात अविराज अच्छे से जानते थे। विश्वराज जी आखिर समझने की कोशिश कर रहे थे। अविराज? आशीष का समझ में आता है, शिवाय का भी समझ में आता है, चलो दानिश का भी समझ में आता है, मगर अविराज? पता नहीं क्यों उनका दिल मानता ही नहीं था कि अविराज भी किसी लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि अविराज बहुत ही ज्यादा लॉजिकल इंसान थे, जिनको प्यार जैसे इमोशन जैसे चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया की चीजें तो बस डीलिंग पर चलती हैं। लेकिन अविराज को इतना बदला हुआ देखकर के विश्वराज जी को हैरानी सी हो रही थी कि आखिर मेरा बेटा ऐसे भी कैसे कर सकता है। क्या वाकई किसी लड़की के उसकी जिंदगी में आने से इतना बड़ा असर हो सकता है? तभी अर्चना जी कहती हैं, आप कहाँ खो गए, चलिए ना कमरे में। विश्वराज जी कहते हैं, हाँ चलो। वहीं एक तरफ वीर और युग जो के एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। युग कहता है, काश हमारे पास भी कोई होता भाई, हम भी तो किसी के भरोसे अपने कमरे में जाते। अभी तो मुझे मन कर रहा है कि मैं जाऊं और स्विमिंग पूल में कूद जाऊं। इस बात पर वीर जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हमारी वाली भी जल्दी आएगी, डोंट वरी भाई। और ये बोल करके वो दोनों अपना दुखड़ा बयां करते हुए अपने अपने कमरे में जा चुके थे। नूर भी अपने सारे कपड़े को लेती है और वो भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। अब सब लोग तो वहां से जा चुके थे। तभी एक स्टाफ से अविराज पूछते हैं, उसने कुछ खाया? लेकिन उस स्टाफ ने अपने चेहरे को ना मिला दिया था। और आई एम सो सॉरी सर, पर मैडम को हम नहीं खिला पाए। वो उन्हें बुलाने भी गई थी आरोही मैम, पर वो नहीं आई। अविराज बस अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, स्टाफ को कह दो कि किचन से हट जाए। और ये बोल करके वो अब जा चुके थे अपने कमरे में। और फाइनली वो दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ त्रिशा इस तरह शॉपिंग बैग को लगातार घूरी ही जा रही थी। न जाने वो क्या ही सोच रही थी अपने छोटे से दिमाग में। अविराज ने जैसे अभी अपना पहला स्टेप कमरे के अंदर रखा था, तुरंत ही त्रिशा होश में आ चुकी थी।
और अपने सारे सोच को इधर उधर अपने दिमाग से निकालते हुए अविनाश की तरफ ही देख करके हल्का हल्का स्माइल कर रही थी, और जैसे कि वो अब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। त्रिशा की आंखें बता रही थीं कि वो काफ़ी टाइम से किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, और इसी तरह से त्रिशा बैठे बैठे न जाने कहाँ ही खो जाया करती थी, और वो पूरी तरह से भूल जाती थी कि उसका प्रेजेंट तो कहीं और चल रहा है और उसका पास्ट की दुनिया कहीं और। वो दोनों को एक जगह पर ही ले आकर के मिलाकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देती थी। अविनाश जो कोट को एक साइड में निकालते और फिर फ़ोन वगैरह को भी एक साइड में रखते हुए उसके सामने पहुंचे थे, और फिर अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और साथ ही ऊपर के कुछ बटन्स को भी खोलने लगे थे। और उसके सामने आकर के अभी हल्का सा भी बैठे ही थे कि तभी त्रिशा कहती है, आप शावर नहीं लेंगे? मैं पानी लेकर आऊँ? अविनाश जो उसको इतना घबराया हुआ देखकर कहते हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं बस बैठा हूँ यहाँ पर आकर, तो मैं तंग नहीं करूँगा। तभी त्रिशा कहती है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी, आपको पानी वगैरह चाहिए होगा ना, अभी आप ऑफिस से आए, जो कि मैं लेकर। लेकिन तभी अविनाश जो कि बगल की टेबल पर रखे उस जग की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, उसमें पानी पूरा फुल है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पानी ले आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो। बस के अब दोनों नीज पर अपना हाथ रख चुके थे और थोड़ा उसके और करीब बढ़ते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रही थी? त्रिशा कहती है, नहीं कुछ तो नहीं। अविनाश उसकी गाल पर प्यार से हाथ अपना टैप करते हुए पूछते हैं, खाना खाया बच्चे ने? जैसे अविनाश ने इतना पूछा था, त्रिशा थोड़ी देर उनको बस यूं ही देखने लगी थी। आखिर इतना क्यों ख्याल रखते थे वो उसका, और आखिर ऐसा भी क्या मज़ा मिलता था उनको त्रिशा के बारे में इतना सब कुछ पूछकर? और वो बस अपने चेहरे को नाम हिला दी थी। अविनाश जो उसके गालों पर हल्का सा पिंच करते हैं और फिर उसके घुटनों पर अपने चिन को टिकाते हुए कहते हैं, क्यों नहीं खाया बच्चे ने खाना? भूख नहीं लगती बच्चे को? बदमाश हो गया बच्चा। जिस तरह से अविनाश उससे बात कर रहे थे, त्रिशा को नहीं चाहिए था कि अभी अविनाश उससे बात करे इस तरह से। उसे बचपन से ऐसे स्ट्रिक्टनेस की आदत थी कि उसे अब इतना प्यार जैसे बर्दाश्त ही ना होता हो, और वो इमोशनल हो जाती थी, और इस बात पर भी वो हल्का हल्का अपनी आंखों में नमी महसूस कर पा रही थी। तभी वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं वो। लेकिन जैसे अभी उसने इतना बोला था, अविनाश उसके और ज़्यादा करीब बैठते हुए पूछते हैं, एक मिनट, ये क्या बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ठीक होने या ना होने के बारे में पूछा ही नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं वही तो मैं बताने वाली थी, मुझे पता था इसके बाद आप यही पूछेंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तो मैंने बता दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी अविनाश जो उसको एक साइड से हक करते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, छोटे से दिमाग में कितना कितना सोच लेती हो तुम, इधर आओ। और वो उसको अपने सीने से लगा चुके थे। अब उसका सिर अविनाश के सीने पर था, और पूरे कमरे में ऐसी शांति और साथ ही सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो अविनाश के धक धक की, जो कि त्रिशा के कानों के पास पहुंच रही थी और उसे अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। लेकिन कितना सुकून था अविनाश के सीने से यूं लगकर। उसे मन करता था कि कोई उसे आए और ज़ोर से हक कर ले और ऐसे अपनी बाहों में चिपका करके बोले, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश ने यही बोला था एग्जैक्टली। और त्रिशा एकदम से अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है, आपको सब कैसे पता चल जाता है? भगवान है क्या आप? अविनाश जो उसके नाक को पिंच करते हुए कहते हैं, बात को पलटो नहीं बच्चा, बताओ क्या हुआ? अच्छे से शॉपिंग नहीं हुई? तुम्हारी मनपसंद का कपड़ा नहीं खरीदा है तुम्हारे लिए? जैसे ही त्रिशा ने इतना सुना था, वो यूं ही अविनाश के कॉलर को पकड़े हुए कहती है, आपको पता है, आज ना मम्मी जी मुझे अपने हाथों से लहंगा दिखा रही थी और पूछ रही थी मुझसे ऐसे कि बेटा ये वाला लोगी या फिर ये वाला? और ये बोलते बोलते वो अब अविनाश से थोड़ा सा दूर हो चुकी थी और अपने एक्सप्रेशन और अपने हाथों का इस्तेमाल करके सारे लोगों के एक्शंस को बता रही थी कि कौन किस तरह से उससे बात कर रहा था। आरोही भाभी ने पता है क्या किया? वो ना ऐसे लहंगा को मेरे ऊपर ऐसे लगाकर मुझे शीशे के पास ले जाकर दिखा रही थी और पूछ रही थी, ये वाला अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, अब ये वाला भी अच्छा लग रहा है, तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम पर तो सब अच्छा लग रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। और आशीष भाई भी, वो भी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे, और सब सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे मुझसे। नूर और वीर जी, युग जी, आशीष भाई, आरोही भाभी और मम्मी जी,
सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे मुझसे, सब ना मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। तभी अविनाश कहते हैं, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। तभी तृषा अविनाश की तरफ देखकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कहाँ होता है। जो प्यार करते हैं वो प्यार से बात नहीं करते ना, वो तो डांटते हैं, मारते भी हैं, और 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 हमारी भलाई के लिए मारते हैं, लेकिन मारते हैं वो लोग ना जो हमसे प्यार करते हैं। अविनाश जो कि तृषा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी थे कि ये क्या बोल रही है और क्या सोच कर बोल रही है। तभी तृषा कहती है, मम्मी हमेशा कहती थी हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटते मारते हैं। वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और इसी वजह से ना वो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए डांटती थी। पापा भी पढ़ाई के लिए मारते थे, ज़रूर मेरी अच्छाई के लिए मारते होंगे, इतना प्यार से कोई बात नहीं करता है ना, ये तो सिर्फ दूसरे लोग बात करते हैं ना। अविनाश उसकी बातों को सुन करके उसको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ तो मैं तुम्हारा दूसरा हूँ? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही तृषा जो कि अपने चेहरे को हल्का हल्का उठाकर अविनाश की तरफ देखने की कोशिश करते हुए पूछती है, आप प्यार करते हैं मुझसे? अविनाश उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है करता हूँ? तृषा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं करते। अविनाश उसको प्यार से हक करते हुए कहते हैं, हाँ नहीं करता, और क्यों करूँगा, इतनी बदमाश सी बच्ची जैसी बीवी मिल गई है मुझे, प्यार करने लायक हो तुम? हाँ, खाना भी नहीं खाती हो? और ये बोल करके अविनाश उसको अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, चलो किचन में चलते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं जा सकता, मैं शावर ले लूँ उसके बाद से चलते हैं, फिर तुम्हें जो पसंद आएगा वो खाना तुम, ठीक है? और मैं तुम्हें किचन के स्लैब पर बिठा कर खिलाऊंगा। जैसे तृषा ने ये सारी बातें सुनी थी और अविनाश के भी वो गोद में ही थी, अविनाश उसे अभी बेड पर रखे थे, लेकिन तभी तृषा उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू। अविनाश को नहीं समझ में आता कि आखिर किस बात के लिए। उन्हें लगता है कि अविनाश ने उसे ऑप्शन दिया है अच्छे अच्छे खाना खिलाने के लिए, इस वजह से। उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मेंशन नॉट, पर यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बोलकर अभी वो वहाँ से जाते, लेकिन तभी दोबारा तृषा की कलाई पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी भी अच्छी हो सकती है। अविनाश जैसे ही उसकी ये बात सुने थे, उनके कदम अपनी जगह पर एकदम से ठहर गए थे और वो बिना पीछे मुड़े ही उसकी सारी बातें सुनना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो तृषा की आंखों से आंखें मिलाएंगे और उसके सामने जाएंगे तो शायद तृषा अनकंफर्टेबल होकर के अपनी बातों को ना कह पाए। तृषा खुद खड़ी होती है और उनके पीछे से ही धीरे से उनके बाजू से लगते हुए कहती है, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी अच्छी फैमिली दे दी है, मुझे ये लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत बहुत प्यार से बात भी करते हैं और अच्छे से मेरा ख्याल भी रखते हैं। मम्मी जी, पापा जी, सब लोग मेरे बारे में कितनी फिक्र करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझसे शादी करने के लिए। और ये बोलते ही वो एकदम से अविनाश के पैर के पास जाकर के अपने हाथों को टिका दी थी और रोते रोते काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बस यही बोले जा रही थी, थैंक यू, मैं इतना अच्छा कुछ डिजर्व तो नहीं करती, पर फिर भी थैंक यू। अविनाश जैसे उसको इस तरह से अपने पैरों पर लिपटा देखते हैं, वो तुरंत ही उसे उसके बाजू पकड़कर खड़ा करते हुए कहते हैं, तृषा क्या कर रही हो, ऐसे कभी पैर नहीं छूना मेरा, हाँ? और इधर आओ तुम। और फिर वो जोर से उसको अपने सीने से लगाते हुए बस उसके सारे दर्द को वो सुनते ही जा रहे थे जो कि तृषा रोते रोते बोल रही थी। कितना दर्द था इस लड़की के अंदर, कितनी बातें छुपा रखी थी इसने, और मजाल था कि कोई और उसके मुंह से ये सब कुछ निकलवा पाए। वो तो तृषा का खुद का दिल था जो कि आज न जाने क्यों विराज के सामने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था कि अपने सारे दर्द को उनके सामने रखने को तैयार हो जाता है। हाँ, मगर अभी भी ये तृषा के 25% दर्द से भी कम था जो कि विराज को खुद तृषा ने बताया था। वैसे तो विराज ने तृषा की प्रॉब्लम्स का 100% जान ही लिया था लगभग, लेकिन वो बात अलग थी कि विराज खुद तृषा के मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था जिस तरह से तृषा मेंटली टॉर्चर हुई है, अगर वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप से दूर नहीं करेगी किसी और से शेयर करके, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसके अंदर का वो डर, उसके अंदर की वो इनसिक्योरिटी कि वो परफेक्ट नहीं है, अंदर से वो घबराहट हर पल जो उसको आसपास लोगों के सामने डरा और सहमा हुआ रखती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही अंदर हमेशा बंद रह जाएंगी और वो कभी खुल नहीं पाएगी किसी से,
कभी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। और ऐसा ही प्रॉब्लम उसके साथ हमेशा से होता था। हाँ, वो बात अलग थी कि अविराज उसकी ज़िंदगी में आकर के एक अलग ही मिरेकल कर रहे थे। इसी तरह से थोड़ा देर वो उसी को अपनी बाहों में ही चिपकाए रखते हैं ताकि तृषा पूरी तरह से शांत हो जाए। और जैसे भी वो शांत होकर के अपनी आंखें यूं ही बंद की हुई थी, अविराज उसकी पलकों से उसके आंसुओं को पोंछते हैं और फिर कहते हैं, देखो रोते रोते क्या हालत कर लेती हो तुम, ऐसे रो। लेकिन अगर अविराज उससे ये बोल देते कि वो रोया ना करे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, जिससे अविराज उसके गालों पर प्यार से हाथ टैप करते हुए कहते हैं, ऐसे रो लिया करो, बस मुझसे चिपक कर रोया करो ताकि मैं तुम्हें संभाल लिया करूँ। चोरी चोरी अगर कभी रोई ना तो फिर मैं अच्छे से रुलाऊंगा तुम्हें। तभी तृषा इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती, बस यूं ही अपने सर को झुकाए रखती है। अविराज उसके सर पर हाथ चलाते हुए कहते हैं, शावर लोगी मेरे साथ। जैसे तृषा नहीं सुना था, वो थोड़ा दूर होते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। अविराज उसकी बातों को सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा, इतना क्यों डरती हो। और ये बोलते हुए भी उसके गाल को वो लगातार पिंच किए जा रहे थे, मगर प्यार से ही। हाँ, तृषा बस थोड़ी देर फेस वॉश करती है और बाथरूम से बाहर निकल आई थी। और फाइनली अब अविराज भी थोड़ी देर बाद शावर लेकर के बाहर आते हैं। दोनों इस वक्त नीचे की तरफ आ रहे थे। अब लगभग 12:30 बज चुके थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और साथ ही अविराज के कहने पर अब किचन में कोई भी स्टाफ नहीं था। अब वो दोनों लोग किचन में आ चुके थे, जहाँ अविराज उसको गोद में उठाते हुए स्लैब पर बिठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, क्या खाओगी। तृषा जो कुछ सोचते हुए कहती है, क्या खा सकती हूँ, खाना ही खाऊंगी और क्या। लेकिन अविराज कहते हैं, नहीं, इतना मूड है तुम्हारा, ऊपर से खाना खिला दिया तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए। तभी तृषा थोड़ा हैरान होकर कहती है, आपको आता है बनाने। अविराज ये जैसे ही सुने थे उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था बस मुझे चाय बनाना आता है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाने आते हैं, तुम बस हुक्म तो करो तुम्हें क्या खाना है। ये सुनते ही तृषा कहती है, आप मेरे लिए बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं बना दूँ कुछ। तभी अविनाश कहते हैं, कम ऑन, खाना खाना है मुझे, जहर नहीं खाना। तुम बनाओगी, तुम्हें आता भी है कुछ बनाने। तब ये सुनकर तृषा कहती है, आता है, थोड़ी बहुत सब्जी बना लेती हूँ, रोटी गोल नहीं बनती पर बना लेती हूँ। वो क्या है ना कि मम्मी पापा ने कभी काम करने ही नहीं दिया, इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ना मुझे कभी किचन में घुसने तक नहीं देते थे, हमेशा बस यही कहते थे कि तुम बस पढ़ाई करो। बहुत अच्छे थे। ये सुनते ही विराज उसके चेहरे की तरफ देखे थे और थोड़ा स्टिक हो गया था उनका एक्सप्रेशन, जैसे कि वो अपनी मुट्ठी कस करके बस अपने गुस्से को पी रहे हों। और जाके वो फ्रिज के डोर को खोलते हुए खुद से कहते हैं, उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, बेटों से काम थोड़ा कराएंगे वो लोग, बेटी को बेटा बना कर रख दिया। और ये बोल करके वो उसके लिए कुछ चीज़ें निकालते हुए कहते हैं, तब तक ये स्वीट खाओ, मैं तुम्हारे लिए वाइट सॉस पास्ता बना दूँ। तृषा सुनकर कहती है, आप ये सब भी बना लेते हैं। अब नहीं, रहने दीजिए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अविराज उसे कहते हैं, जस्ट गिव मी मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, मैं उतने में तैयार कर दूंगा। तृषा जो कि अविराज को ऐसे फटफट काम करता देखकर कहती है, आप तो सही बहू बनते यार, आपको कभी किसी ने बहू बनाने का नहीं सोचा। ये सुनते अविराज जो अपने हाथ में जो इस वक्त नाइफ लिए हुए थे जिससे वो फटाफट वेजिटेबल्स काट रहे थे, वो तृषा की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस नाइफ की धार बहुत तेज़ है और ये जो तुम्हारी ज़ुबान है ना वो उससे भी ज़्यादा तेज़ है, अभी लड़ाई हो जाएगी इन दोनों में, जीभ काट दूंगा तुम्हारी इससे। तभी सुनकर के तृषा कहती है, मेरी जीभ उससे भी ज़्यादा शार्प है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जीभ काटने के चक्कर में आप अपनी नाइफ की ही वॉट लगवा दें। बड़े आए। ये था तृषा के अंदर, अगर उसे कोई अच्छा इंसान मिल जाता तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाया करती। वैसे तो वो सबके साथ ही ऐसे खुश खुश रहने का प्रिटेंड करती थी, लेकिन कंफर्टेबल वो तो सिर्फ अभी तक वो विराज के साथ ही हो पाई थी, वरना उसके अलावा कोई उसे इतना बेहतर तरीके से समझा ही नहीं था, जो उसके हर दर्द को सुनने को तैयार हो और साथ ही समझने को भी। अविराज उसको फिर से किसी और दुनिया में खोया हुआ देखकर कि तुरंत ही उसके फोरहेड पर अपने हाथों से हल्का सा मारते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, कुछ बातें तो करो, ऐसे बोर हो रहा है। एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए वो नॉवेल मंगवाता हूँ जो तुम उस दिन पढ़ रही थी, याद है ना। ये सुनती तृषा कहती है, कौन सी नॉवेल, मुझे नहीं याद है। अविराज, डार्क रोमांस नॉवेल, एक मिनट रुको, मैं मंगवाता हूँ किसी से। और ये बोल कर कि वो किसी स्टाफ को आवाज़ लगाते हुए उसी नॉवेल को मंगवाए थे जो कि उनके लाइब्रेरी के शेल्फ पर रखा हुआ था।
लेकिन त्रिशा थोड़ा घबराते हुए और अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, नहीं, ऐसे नॉवल क्यों पढ़ना, रहने दीजिए। अविराज उससे कहते हैं, ऐसे कैसे रहने दीजिए, आने दो, फिर मैं बताता हूँ कौन से पेज नंबर से शुरू करो। काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स हैं उसमें, हम चाहें तो रिक्रिएट कर सकते हैं त्रिशा। और अविराज ये बोलते बोलते अपने काम को पूरी तरह से स्लो कर चुके थे, क्योंकि नज़र तो इस वक्त त्रिशा की नज़रों में थी, और होती भी क्यों ना, इतना परेशान हो रही थी त्रिशा अविराज के सिर्फ नज़र से। अविराज मेरे आई कॉन्टैक्ट से इतना घबरा रही हो, तो अगर मैंने फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की तो। त्रिशा ये सुनकर के हल्का हल्का सरकते हुए कहती है, आप सब्जी काटिए ना, ये क्या मेरा दिमाग ख़राब करने लगे हैं। मैं आपको ना कुछ फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। आपको पता है, मुझे वो एक बार ना मुझे हाथी मिली थी, और उसके ना बड़े बड़े सूंड होते हैं। वो बातों को चेंज करने में लगी हुई थी, लेकिन तब तक वो स्टाफ फाइनली लेकर आ चुका था वो डार्क रोमांस नॉवल, जो कि अविराज उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, हाथी और उसके सूंड की कहानी मैं बाद में सुनूंगा, तो 139 पेज खोलो, उसमें जो किचन वाला सीन है ना वो ज़रा पढ़ना। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अविराज उसे कहते हैं, नहीं पढ़ना है। त्रिशा अपने चेहरे को इज्जत में ना मिलाते हुए कहती है, मैं नहीं पढ़ूंगी। अविराज उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, कहाँ क्या हुआ था। अविराज बुक की तरफ अपनी नज़रों का इशारा करते हुए कहते हैं, उस बुक में क्या हुआ था 139 पेज से मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एक लड़का, यानी कि एक हस्बैंड था, जो कि अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, बट उसका मन किया कि क्यों ना बेडरूम से प्यार थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। तो रात का टाइम था, वही लगभग, और ये बोलते बोलते अविराज जो किचन के लगे बड़े से क्लॉक की तरफ देखते हुए कहते हैं, रात के 12:45 समथिंग तो हो रहा था। ये देखते ही त्रिशा कहती है, आप यहाँ की टाइमिंग क्यों बता रहे हैं। अविराज उसे कहते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ टाइमिंग था, तुम आगे तो सुनो। तो वो इस वक्त कुकिंग कर रहा था और उसकी वाइफ इस वक्त स्लैब पर बैठी हुई थी। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, ये हमसे कुछ ज़्यादा ही मैच नहीं कर रहा। अविराज उसे कहते हैं, नहीं अभी आगे तो सुनो। तो आगे होता ये है कि फिर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मुझे बोर कर रही हो, कुछ अच्छी बातें बताओ। लेकिन उसकी वाइफ के पास कोई अच्छी बातें ही नहीं थी, वो तो हाथी और सूंड के बारे में बातें कर रही थी। तो हुआ ये कि फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि क्या अगर वो डार्क रोमांस नॉवल पढ़े, यानी कि उसकी वाइफ, तो कितना मज़ा आएगा। हस्बैंड कुकिंग कर रहा है और वाइफ नॉवल पढ़ रही है, खाने के बाद उसे रिक्रिएट करेंगे, ऐसा बोला उसके हस्बैंड ने। ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ तो फिर क्या हुआ। उसे लग रहा था कि ये सब तो हमारा सिनेरियो बताए जा रहे हैं अविराज जो आगे उसके थाई पर धीरे से अपने हाथ को रखते हैं और फिर नाइफ को एक साइड में रखते हुए अपने दोनों हाथों को उसके थाई पर धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, फिर क्या होना था। फिर वो लड़की नॉवल पढ़ रही थी, और उस नॉवल में पता है क्या लिखा था। त्रिशा कहती है, क्या लिखा था। अविराज उसे कहते हैं, यही लिखा था कि। त्रिशा जो हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, आप कुछ बता रहे थे। अविराज उसे कहते हैं, अरे यही लिखा था कि रात के 12:45 हो रहे थे, हस्बैंड वेजीज काट रहा था, उसे वाइट सॉस पास्ता बनाना था शायद, और उसके बाद उसकी वाइफ जो थी स्लैब पर बैठी हुई थी। और तभी त्रिशा कहती है, ये लूप में क्यों चल रही है स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी, फिर उसके अंदर एक और स्टोरी, ये क्या बात हुई। अविराज उसे कहते हैं, यही तो बात है इस स्टोरी में, यही तो समझने वाली बात है त्रिशा। तभी त्रिशा कहती है, नहीं नहीं मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं सुनना है। अविराज उसे कहते हैं, अरे नहीं सुनो तो फिर हुआ ये कि उसके हस्बैंड ने बोला। तभी त्रिशा उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है, ऐसी कौन कहानी बनाता है, कहानी के अंदर कहानी है आपके बस। तभी अविराज उसे कहते हैं, तो बेहतर है ना कि वो नॉवल पढ़ लो तुम, वरना मैं तो यही कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। त्रिशा सुनकर तुरंत ही नॉवल उठाते हुए कहती है, कौन सा पेज नंबर पढ़ना है बताइए, पढ़ रही हूँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहानी के अंदर कौन सी कहानी लिखते हैं, और ऐसा कौन सा पागल ऑथर है। अविराज से कहते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ भाई खबरदार जो मेरे ऑथर को कुछ कहा तो, शी इज़ वेरी प्रिटी। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, अच्छा तो आप किसी और लड़की के बारे में तारीफ करेंगे। अविराज उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं करूँगा, तुम्हें पता नहीं है वो कितनी ग्रेट, कितनी कमाल की ऑथर है, उसके बारे में जब सोचता हूँ ना। त्रिशा के मुंह पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप उसके बारे में क्यों सोचते हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते।
अविराज उससे कहते हैं, अगर ऐसे पास्ता बनाऊंगा तो फिर तो पूरी रात ही बीत जाएगी, पास्ता भी नहीं बन पाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। पहले व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। और ये बोल त्रिशा इस वक्त अविराज की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई थी और साथ ही उनके इस वक्त शोल्डर पर अपने दोनों हाथों को टिका ली थी। और जैसे ही अविराज ने इतना कहा था वो खुद ही पीछे होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आप बना लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अविराज जो अब फाइनली पास्ता बना करके उसके ठीक सामने प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे अभी त्रिशा फोक लेकर के अभी पास्ता को अपने हाथ से खा पाती, अविराज उसके हाथ को रोकते हुए कहते हैं, 1 मिनट, ऐसे कैसे? हस्बैंड ने इतनी अच्छी कुकिंग की है, उसे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? पहले खाना शुरू कर दोगी? ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ पर पहले टेस्ट तो कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ ना। ये सुनकर अविनाश कहते हैं, चलो ठीक है, टेस्ट कर लो, उसके बाद से फिर मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ। त्रिशा ये सुनकर कहती है, हाँ कुछ कहा आपने? लेकिन अविनाश तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, नहीं मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं क्यों कुछ कहने लगा, तुम बोलो ना। अब फाइनली त्रिशा जो कि पहला बाइट ली थी और हाँ वो थोड़ा सा गर्म था, जिससे वो अपने मुंह को हल्का हल्का अपने हाथों से ही हवा देने लगी थी। अब विराज कहते हैं, क्या हुआ, इतना गर्म क्यों खा लिया, अब आराम से खाती, इतना भी क्या डेस्परेशन है मैडम। तभी सुनकर त्रिशा कहती है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपका तरीका थोड़ा बदल रहा है, बस गर्म था तो मैंने खा लिया, इसमें डेस्परेशन वाली कोई बात नहीं थी। और फिर वो अब उसे फूक फूक करके खाना शुरू करती हैं और देखो पास्ता मिला था तो पूरा प्लेट ही सफा चट कर गई। अब विराट जो अपने हाथों को यही फोल्ड किए हुए लगातार त्रिशा को घूर रहे थे। तभी त्रिशा कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं, खा तो लिया मैंने। अब विराट से कहते हैं, ये तो मुझे खाने के लिए नहीं कहना पड़ा तुम्हें, और तुमने एक भी बार हस्बैंड से पूछा आपने कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खा सकता हूँ कि नहीं, मतलब एक बार इंसान झूठ में फॉर्मेलिटी कर देता है। तभी सुनकर त्रिशा जो कि प्लेट पर अपने फोक को बचाते हुए कहती है, उप्स मैं तो भूल ही गई, अब नहीं बचाया। अब विराज से कहते हैं, नहीं अब मैं क्या करूं, फ्राइंग पैन खा जाऊं, चलो कोई बात नहीं। और फिर वो प्लेट को सिंक में डाल करके त्रिशा को अपनी गोद में उठा करके कहते हैं, अब तुमने ऐसी गलती की है तो कोई बात नहीं, तुम्हें खा लूंगा। जैसे ही त्रिशा ने सुना था वो थोड़ा डरती है और साथ ही अपनी नाकों से कोड़ते हुए कहती है, हैं मुझे कैसे खा सकते हैं आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है इसमें कुछ भी। अब विराज से कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, कुछ इलॉजिकल बातों में भी लॉजिक होता है, और स्पेशली जब बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में हो तो। और अचानक ही त्रिशा धड़ाम से गिरी थी अपने बेड पर और वो अभी उठकर बैठ पाती, तभी अविराज उससे कहते हैं, लेटे रहो। और फिर फाइनली वो दरवाजा आकर के लॉक कर दिए थे। जैसे त्रिशा अभी फिर से उठ पाती, अविराज उसको दोबारा धक्का देते हुए कहते हैं, कहा ना लेटी रहो। अविराज उसके ठीक अभी बगल में आकर के लेटते हुए अपने हाथों को अपने सिर पर टिकाए हुए कहते हैं, तुम्हें पता है बीवियों को कैसे खाते हैं? ये सुनती त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं ना मुझे पता और ना मुझे पता करना है, प्लीज़ मुझे मत खाइएगा, ये कोई बात नहीं हुई वैसे तो। अविराज उसे कहते हैं, खाना तो पड़ेगा तुम्हें, अब भूख लगी है मुझे, क्या करूँ मैं, देखो अभी तुम ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये बोलते हुए वो त्रिशा की टी शर्ट को धीरे धीरे ऊपर सिरकाने लगे थे और साथ ही उसके पैंट को भी उसके कमर से हल्का हल्का नीचे। तुरंत ही त्रिशा अपने हाथों को रखते हुए कहती है, क्या ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अविराज उससे कहते हैं, ऐसे ही होता है त्रिशा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें बनाना खाना होता है तो तुम उसके कपड़े उतारती हो, राइट? तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, इवन पोटैटो के भी हमें कपड़े उतारने पड़ते हैं, राइट? तभी त्रिशा कहती है, हाँ पर मैं नहीं, मैं कोई फ्रूट थोड़ी ना हूँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप पागल हो गए क्या? अविराज से कहते हैं, नहीं मैं पागल नहीं हुआ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि बीवियों को कैसे खाते हैं, और मुझे डिस्टर्ब की ना तो बहुत मारूंगा। चुपचाप से मेरी डिनर बनकर ऐसे ही पड़ी रहो बेड पर। अगर फिक्र होती अपने हस्बैंड की तो मुझे पूछ तो लेती ना कम से कम कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी कुछ खा लूँ। त्रिशा कहती है, खाना रखा होगा, खा लीजिए जाकर, कुछ और खा लीजिए, मुझे कैसे खाएंगे? त्रिशा को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था। अब विराज जो फाइनली उसकी टॉप को अभी उसके चेस्ट तक ले आ पाते,
अविराज जो अभी ज़बरदस्ती ही करते सही, लेकिन त्रिशा के टॉप को ऊपर की तरफ ले आ पाते त्रिशा झटके से उठकर बैठ जाती है और फिर जाकर के वो एकदम से बेड से उतर गई थी। लेकिन उतरते उतरते वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गई थी, क्योंकि देख तो वो अभी भी अविराज की तरफ ही रही थी। जाकर के वार्डरोब के हैंडल से उसे काफ़ी ज़ोर से पीठ पर चोट लग गई थी और शायद हल्का सा कट भी लग गया था। त्रिशा एकदम से अपने मुंह से जैसे ही चीखी थी। अविराज थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? चोट लगा लिया ना खुद को? पीछे घूमो। और फिर वो उसके टी शर्ट को ऊपर करते हुए देखते हैं तो हाँ, वाकई यहाँ पर तो हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अविराज उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्यों लड़की हो तुम त्रिशा, लेटो। और फिर अचानक ही उसको अब वो ले आकर के उसके पेट के बल लेटा चुके थे। जैसे अभी त्रिशा उठ पाती और कहती कुछ, लेकिन उससे पहले अविराज फर्स्ट एड ले आकर के उसके पीठ पर लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब बार बार उसका टॉप आकर के परेशान कर रहा था, जिससे अविराज पूरे हक से कहते हैं, टॉप उतारो पहले, ऐसे नहीं लग पा रहा। ये सुनते ही त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या? मैं ये नहीं उतारूंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक काम करिए, किसी और को, आउच दर्द हो रहा है, आप किसी और को बुला दीजिए, मैं ठीक हूँ। अविराज उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को यहाँ पर आने दूंगा और तुम किसी और के सामने टॉप उतार सकते हो, मेरे सामने नहीं? सारी शर्म तुम्हें अपने हस्बैंड के सामने आ रही है। ये सुनती त्रिशा कहती है, आप थोड़े बुद्धू हैं क्या? नूर या रोही भाभी को बुला दीजिए, मैं उनसे कुछ हेल्प ले लूँगी, आप मत करिए सब। जिस तरह से त्रिशा इस तरह अविराज को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये तो मेरी ज़िंदगी के थर्ड पर्सन है और मैं किसी और से हेल्प ले लूँगी, अविराज को थोड़ी जेलसी हो जाती है, इवन नूर और आरोही भाभी से भी। वो तुरंत ही उसके टी शर्ट को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, या तो तुम इसे उतारो या तो फिर मैं इसे फाड़ दूंगा। त्रिशा पूरी तरह से टी शर्ट को ऊपर भी कर रही थी, लेकिन अविराज कहते हैं, मैंने कहा ना इसे उतारो। कितना परेशान करते थे अविराज उसको, और वो मुंह बना लाइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अविराज अलेक्सा को ऑर्डर दिए थे और लाइट पूरी तरह से डिम हो गई थी। और फाइनली अब त्रिशा जो कि टी शर्ट को उतारती है और साथ ही अब वो अपने पेट के बल लेट चुकी थी प्रॉपरली, ताकि अविराज उसे अच्छी तरह से उसके चोट को साफ करके क्रीम लगा सके। और जैसे अविराज ने क्रीम लगाया था, वो अभी भी त्रिशा को अच्छी तरीके से उठने नहीं दे रहे थे। यूं ही उसको लेटाए हुए कहते हैं, उठना मत, अब ऐसे ही रहना, ताकि रात भर में ये पूरा चोट हील हो जाए। अच्छा खासा मेरा डिनर खराब कर दिया तुमने। और फिर वो धीरे धीरे उसके हाथों को तो कभी उसके पीठ को सहलाए जा रहे थे, और त्रिशा को ये सब थोड़ा थोड़ा अजीब एहसास दे रहा था। वो अविनाश की तरफ देखकर कहती है, आप मेरे साथ मत सोइएगा आज। ये सुनते हैं अविनाश उसके और ज़्यादा करीब आते हुए पूछते हैं, और ये कौन सी खुशी में? क्यों नहीं सोऊंगा मैं तुम्हारे साथ? हस्बैंड है ना, हस्बैंड वाइफ थे ना हम। त्रिशा सुनकर अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता। अविराज जी सुनकर कहते हैं, क्या नहीं अच्छा लगता है मैडम? त्रिशा कहती है, आपसे तो बात ही करना बेकार है, हमेशा गुस्सा करने लगते हैं। कुछ नहीं, कुछ उड़ा दीजिए मुझे, ऐसे थोड़ी ना रहूँगी। अभी अपने हाथों से उसके बैग पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसे ही रहो तुम। विराज जो थोड़ा देर त्रिशा को यूं ही ऐसे ही सोता हुआ देखते हैं, और जब फाइनली मैडम जी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, तब जाकर के विराज ने उसे सीधा किया था। अब खाने के बाद इस तरह से पूरी रात अगर वो पेट के बल सोती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता। अब विराज उसके क्रीम को भी अब अच्छी तरीके से देख पा रहे थे कि वो सूख चुका है, और त्रिशा का अब चोट भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया है। फाइनली वो त्रिशा को अब सीधा किए थे और उसको प्रॉपरली अब ब्लैंकेट उठा चुके थे, और उसके गाल के पास आकर के धीरे से अपने होंठ को रखते हैं और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, इतना शर्माओगी तो फिर आगे का काम हम कैसे करेंगे बुद्धू लड़की। और ये बोलकर वो उठ चुके थे, और अभी अविराज को अपने काम का कुछ तो याद आता है, जिससे वो शिवाय को कॉल मिलाए थे। लेकिन इस वक्त फोन शिवाय का बिजी जा रहा था। अविराज के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि आखिर इतनी रात में महाशय किससे बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवाय, तुमने इतना सब कुछ खरीदा, वो भी मुझे बताया तक नहीं, तो ये सब तो खरीद लिया है तुमने। मुझे क्या लगता है ना कि ये सुनते ही नूर कहती है, नहीं अभी जो आप बोलने वाले हैं ना, मुझे लग नहीं रहा आप ठीक कुछ बोलेंगे, और एक तो आपसे इसीलिए रात में बात करने का मन नहीं करता, आप कुछ अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आपको पता है भाई को अगर पता चला तो कितनी मार पड़ेगी हमें। ये सुनकर शिवाय कहते हैं, ऐसे कैसे, तुम्हारे भाई को सिर्फ मैं ही तो कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी नूर कहती है, नहीं नहीं, अब तो हमारी त्रिशु भाभी है ना, वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, इवन सबको। मैं तो देखती हूँ ना कि
भाई एकदम से बदल से जाते हैं भाभी के सामने। आपको पता है चाय भी बनाया था उन्होंने। इस बात पर शिवाय कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा खाना बनाऊंगा, तुम देखना। और एक और बात, मैं क्या सोच रहा था कि रिसेप्शन के दिन ही अविराज और तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँ क्या इस बारे में। अविराज को तो मैंने बता रखा है कई बार, लेकिन मैं सोच रहा था कि मॉम डैड भी आ जाएंगे उस दिन, तो तुम्हारे मॉम डैड से वो लोग भी बात कर लेंगे और फाइनली तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात। इस बात पर नूर, जो कि हल्का हल्का शर्माते हुए, कहती है आप बस भाई को मना लीजिएगा, बाकी मॉम डैड भाई की बहुत बात मानते हैं। हाँ, बस आशीष भाई को भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस अविराज भाई है ना, वो तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ विलन है ना अविराज भाई तुम्हारे। ये सुनते ही नूर एकदम से उठकर बैठ चुकी थी और पीछे की तरफ जैसे ही देखी थी अविराज इस वक्त डोर के फ्रेम से टिक कर खड़े थे, जिससे एकदम से नूर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शिट, ओ शिट, अब क्या करूं, भाई आ गए। जैसे ही शिवा ने सुना था, वो अपने फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथों को जोर से पंच बना करके वॉल पर मारते हुए कहते हैं, शिट यार, ये कहाँ से आ जाता है, अरे यार। अविराज जो फ़ोन तुरंत ही नूर के हाथ से लेते हैं और फिर शिवा को गुस्से में कहते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए तुम्हें लगातार कॉल्स पे कॉल्स में ला जा रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, हाँ गुटर गु करना तुम्हें इस वक्त। ये सुनते शिवा जो गुस्से में कहते हैं, अविराज तेरा ज़्यादा हो रहा है, और मैं कोई गुटर गु नहीं कर रहा था, बातें कर रहा था, मैं कोई कबूतर नहीं हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू, हाँ तू भी तो अपनी वाइफ को टाइम देता है ना, तो मैं क्यों ना दूँ। ये सुनते अविराज कहते हैं, नूर अभी छोटी है, बच्ची जैसी है वो। ये सुनते अविराज कहते हैं, अच्छा जी, नूर छोटी है, बच्ची जैसी है, तेरी बीवी से बड़ी है नूर, और इस हिसाब से देखा जाए तो नूर की शादी हो सकती है। मैं क्या, जो गुस्से में शिवा से कहते हैं, तो मुझे कल मिल, फिर बात करते हैं हम इस बारे में। और हाँ, मेरी बहन को कहीं नहीं लेकर जाना है, जो भी मेरी बहन से प्यार करता है खुद आकर के मेरे घर में रहेगा, घर जमाई बन करके, क्योंकि मैं नूर को अपनी आंखों से दूर नहीं रखूंगा। मुझे नहीं भरोसा तुझ पर, तो पता नहीं ख्याल रखेगा भी या नहीं उसका। वहीं नूर ये सारी बातें सुन रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कर्टन के पीछे ये सारी बातें सुन सुन करके अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही थी कि आखिर कितना कितना प्यार करते हैं उसके भाई उससे। शिवा इस बात पर थोड़ा गुस्से में तो थे, लेकिन अविराज के फीलिंग को समझते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, तेरे जैसा साला हो ना तो जीजा को प्रॉब्लम तो होनी ही है, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई घर जमाई बनकर नहीं रहने वाला। और नूर को भी तो कुछ प्राइवेसी मिलनी ही चाहिए ना, बेचारी बचपन से तेरे साथ ही रह रही है। अरे कोई तो नया इंसान मिले उसे, प्यार करती है मुझसे, खुश रहेगी मेरे साथ। और मैं तो खुद ही रिसेप्शन के दिन बात करने वाला हूँ तेरे मॉम डैड से, और अगर वो मान गए ना तो तुझे भी मानना पड़ेगा। अविराज ये सुनकर कहते हैं, मेरी बहन को बिना परमिशन के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मना ले तो फिर देखते हैं, और अभी रात में उसे सोने दे, डार्क सर्कल हो जाएंगे मेरी बहन को। और फिर फाइनली वो फ़ोन कट करते हुए कमरे के अंदर आ चुके थे, जहाँ नूर इस वक्त अपने पिलो और अपने बाबी के साथ बैठी हुई चुपचाप यही सोचे जा रही थी, क्या होगा क्या होगा, डांटेंगे डांटेंगे डांटेंगे। अविराज और उसके सामने उसका फ़ोन रखते हैं और फिर अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं, इतनी रात में बात करने की क्या ज़रूरत है, दिन में भी तो बात कर सकती हो ना। ये सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान थे कि अविराज उससे ये बोलेंगे, इसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और वो अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है, आप गुस्सा तो नहीं है ना भाई, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अविराज उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे शिवा इतना बुरा लड़का नहीं है, दोस्त मानता हूँ मैं उसे, और जो मेरा दोस्त है वो इतना भी घटिया नहीं हो सकता, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें मैं सुधार दूंगा उसे। बाकी बात करने दो रिसेप्शन के दिन, फिर देखते हैं, और तुम सो जाना। ये सुनते ही नूर एकदम से चुपचाप ब्लैंकेट के अंदर छुप चुकी थी और साथ ही अपने बगल में रखे उस गुड़िया को भी अपने पास चिपकाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मैं तो डरी गई थी, भाई ने मारा तो नहीं, चलो अच्छा है। फाइनली अब दरवाज़ा बंद हो चुका था और सबको कहकर के नूर के कमरे की लाइट भी अब डिम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अविराज और शिवाय अपने काम की बात में लग चुके थे, और इस वक्त उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे विक्रांत भी मौजूद था। पूरी रात कुछ ऐसे ही गुजर गई थी और वहीं सुबह का वक्त, जैसे अभी तृषा अपनी अंगड़ाई भरते हुए अभी उठ करके बैठी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो अभी किस पोजीशन में है। जैसे अभी उसने अपने आप को पूरी तरह से आंखें खोल करके महसूस किया कि आखिर वो पहनी क्या है, वो तुरंत ही अपने आप को पूरी तरह से अपने हाथों से कवर करने लगती, क्योंकि इस वक्त उसके हस्बैंड जी कमरे में ही मौजूद थे और उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि उनकी नज़रों में कितना लस्ट हो।
त्रिशा अगल बगल कुछ ढूंढती है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं कि वो फेंक करके अविनाश की तरफ मार सके, और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, थोड़ी सी शर्म नहीं कर सकते? मेरी मेरी इज्जत की परवाह नहीं है आपको? आप दूर नहीं देख सकते थे? अविराज जम करके वापस लौटे थे और त्रिशा के इस बात को सुन करके वो टॉवल से अपने चेस्ट को पोंछते हुए उसके पास उसके सामने पहुंचते हैं और फिर उसके कान के पास धीरे धीरे झुकते हुए कहते हैं, तुम्हारी भी इज्जत करूंगा तो फिर लूटूंगा किसकी? बीवी हो तुम मेरी, और अगर मेरी नजरों में तुम्हें लस्ट नहीं नजर आएगा तो क्या नजर आएगा? तो मैं पड़ोसियों की तरह ट्रीट करूं या फिर अपने? सुनकर त्रिशा कहती है, इसका क्या मतलब था? आपकी नजर गंदी रहेगी मुझ पर? गलत बात नहीं है ये, अपनी बीवी पर कोई गंदी नजर डालता है? बेशरम इंसान है आप। अविराज सुनकर कहते हैं, मैं भी ब्लैंकेट खींच दूंगा, सारी बेशर्मी निकल जाएगी तुम्हारी। तभी सुनकर त्रिशा कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये मत करिएगा। अविराज उसे कहते हैं, पर मुझे तो करने का मन कर रहा है त्रिशा। त्रिशा डर रही थी और पीछे होते हुए कहती है, आप कितना परेशान करते हैं, मत करिए। उसको इतने प्यार से बोलता सुनकर के अविराज उसके गालों को प्यार से ऐसे दबाए थे जैसे कि वो कोई कार्टून हो, और दबाते हुए कहते हैं, नहीं कर रहा परेशान, शावर लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम भी ले लेना, और चाहो तो हम एक साथ भी ले सकते हैं। त्रिशा कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। त्रिशा को डश करने के लिए वाकई ही कोई डेस्परेट नहीं थे, बस यूं ही उसे तंग किया करते थे। उन्हें पता था कि अभी त्रिशा की उम्र नहीं है ये सब करने की। फाइनली इसी 2 दिन भी बीत गए थे और अब रिसेप्शन की तैयारी, जो कि उनके मेंशन में नज़र आ रही थी, किस तरह से हर जगह शोर शराबा, साथ ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स और साथ ही सोसाइटी वाले भी अविराज के फैमिली की पूरी तरह से मदद कर रहे थे, जो भी उनसे हो पा रहा था। अच्छी सोसाइटी थी ये, सारे लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि अविराज की शादी मृदुल नहीं बल्कि किसी त्रिशा नाम की लड़की से हुई है। सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी कार्ड्स पहुंचे थे, सबका सिर्फ एक ही सवाल था, ये शादी में जो लड़की थी उसका नाम तो मृदुल था, ये नाम अलग अलग है क्या? तभी इस बात पर अर्चना जी, जो कि विश्वराज जी की तरफ देखते हैं, और विश्वराज जी बस अपने चेहरे को हिलाकर के अंदर की तरफ चले गए थे। इस वक्त अविराज जो कि रिसेप्शन के दिन भी दानिश के साथ बाहर निकल रहे थे अपने काम से, और ये देख करके सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये आप कहीं निकल, भाई आपका तो रिसेप्शन है आज। वीर बहुत ही हिम्मत से ही बोला था। तभी अविराज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रिसेप्शन है तो क्या, सुबह से तो क्या करूँ, किचन में जाकर के पकौड़ियाँ तलूँ मैं, शाम तक वापस आ जाऊँगा, और ख्याल रखना। ये सुनते ही वीर जो खुश होते हुए कहता है, ओके भाई, मैं तो अपना ख्याल। लेकिन अविराज उसको थोड़ा घूरते हुए कहते हैं, मेरी त्रिशा का ख्याल रखना। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम तो रह नहीं दो, मैं नूर और आरोही भाभी को कॉल करके बोल दूंगा उसके साथ ही रहें।